हेलो फ्रेंड, स्टूडेंट माइंड हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य हम जानते हैं कि पीछे बौद्ध धर्म और जैन धर्म हमने क्लियर कर लिया था और हमने मगध साम्राज्य के हर्यक वंश और उसके बाद शिशुनाग वंश और नंद वंश तक हम लोग पहुंच चुके थे। और उसके बाद नंद वंश के जो घनानंद जो थी, लास्ट जो घना शासक था, उसको हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर अपना आधिपत्य किया था। तो चलिए हम मौर्य साम्राज्य के बारे में हम बात करते हैं। पहले मौर्य साम्राज्य को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए तो शुरू करते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य के बारे में हम पहले जानते हैं, उनके स्रोत के बारे में देखेंगे, साक्ष्य के बारे में देखेंगे कि भाई इसकी जो जानकारी हमें कहाँ से मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी मिलती है। उसके बाद हम इनके पृष्ठभूमि के बारे में बात करेंगे कि कैसे घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराए। कौटिल्य के इतिहास को हम देखेंगे कि क्या कौटिल्य की इसमें कंट्रीब्यूट है। और उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद अशोक और उसके बाद आने वाले उत्तराधिकारियों को हम अशोक के उत्तराधिकारियों के बारे में हम जानेंगे। और उसके बाद हम प्रशासन के बारे में जानेंगे। उसके बाद मौर्यकालीन की जो अर्थव्यवस्था है, समाज है, धार्मिक स्थिति है और अन्य उन्नति है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो हम शुरू लेक्चर करने से पहले हम मौर्य साम्राज्य के बारे में हम इनकी साक्ष्य स्रोत के बारे में हम जानते हैं। इसकी टाइम लिमिट अगर देख लेते हैं तो देखिए ये 323 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक इनकी शासन रही। कम से लगभग 137 वर्ष तक इन्होंने मौर्य साम्राज्य ने भारतीय क्या किया, शासन किया 137 वर्ष पर। तो कई बार क्वेश्चन इससे भी पूछ लेता है कि मौर्य साम्राज्य ने कितने वर्ष तक शासन किया, तो वो है 137 वर्ष। क्लियर। तो देखते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में जानते हैं कि स्रोत साक्ष्य के बारे में हम पहले जानते हैं। जो पहली टॉपिक है वो देखते हैं स्रोत। स्रोत या साक्ष्य के बारे में हम पहले जानते हैं। इसके भी जो स्रोत है, साक्ष्य है, दो तरह के हमें मिलते हैं। एक है साहित्यक स्रोत और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। तो हम साहित्यक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत के बारे में स्रोत को हम दो प्रकार में इसको हम क्या करते हैं, बांट देते हैं। एक हो जाएगा साहित्यक स्रोत और दूसरा हो जाएगा पुरातात्विक स्रोत। साहित्यक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यक स्रोत में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो पहला जो है वो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र माने समझते हैं ये अर्थशास्त्र। ये जो अर्थशास्त्र है ये किसने लिखा है, कौटिल्य ने लिखा है। कौटिल्य वह चाणक्य या विष्णुगुप्त, उनके तीन नाम है, उनके बारे में हम जानेंगे। तो ये जो अर्थशास्त्र से हमें जानकारी मिलते हैं। दूसरा जो है मेगास्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका से हमें जानकारी मिलती है। तो दूसरी जो बुक है वह है इंडिका। तीसरा जो है बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ से हमें इसकी जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और चौथा है मुद्रा राक्षस, जो विशाख दत्त द्वारा लिखा गया पुस्तक है, वो है मुद्रा राक्षस। चौथा जो है मुद्रा राक्षस, जो विशाख दत्त द्वारा लिखा गया है, इससे हमें साहित्य मिलता है। और पांचवा जो हो गया वो है पुराण। पुराण से आप भली बात जानते होंगे कि लगभग 18 पुराण है कुल। और जो मत्स्य पुराण है सबसे प्राचीन पुराण है जो हिंदू साहित्य में आते हैं। तो अर्थशास्त्र, इंडिका, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ और मुद्रा राक्षस और पुराण, ये इनसे हमें
इन साहित्यिक स्रोतों से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी हमें मिलती है। क्लियर। अब जानते हैं पुरातात्विक स्रोत के बारे में। तो पुरातात्विक स्रोत के बारे में जो पहला जो इनका स्रोत है वो है अभिलेख, जो अशोक द्वारा खुदवाया गया था, अशोक द्वारा उसमें प्रचलन मिलाया गया था। बहुत से अभिलेख मिले हैं, 14 अभिलेख सबसे जो महत्वपूर्ण है। तो पहला जो अशोक का जो अभिलेख का मतलब ये होता है कि जो जैसे अगर आज है कि मुफ्त वैक्सीन, तो उसका प्रचार के लिए कैसे जहाँ चौराहे है, जहाँ बाजार है या शहर है, मार्केट है, वहाँ पर एक बोर्ड लगा दी जाती है और उसमें लिख दिया जाता है, उसमें किसी नेता या कुछ उसके प्रचारक का क्या रहता है, पिक रहता है, फोटो रहता है और उसमें लिखा रहता है कि मुफ्त वैक्सीन। तो उसी प्रकार का अभिलेख होता है जहाँ पर बहुत सारे लोग आते जाते थे, वहाँ पर एक अभिलेख, वहाँ पर एक ऐसा लगाया जाता था कि उसमें राज शासन देशों के कौन सा नियम है, कानून है, कैसा काम करना चाहिए न करना चाहिए, उसमें लिखा रहता था, ताकि जो आने जाने वाले जो लोग हैं वो अपने देखकर उसके नियम चालू उसको पालन कर सकें। देखिए आज उस समय तो इतना टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन आज की जो टेक्नोलॉजी आज की दुनिया में देखिए कि 12 बजे कोई कानून अगर बन जाता है तो सुबह होते होते सबको लगभग पता हो जाती है। लेकिन उस समय कानून भी पता बहुत लेट से होती थी, कोई भी चीज़ नया आदेश आया है तो उसके लिए अभिलेख जो लिखवाने का जो प्रचलन सबसे पहले किया था वो किया था अशोक ने किया है। तो इससे भी हमें जानकारी इसके जो पुरातात्विक स्रोत से मिलते हैं। और एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि जो अभिलेख है, अभिलेख को सबसे पहले किसने प्रारंभ करवाया था, तो वो था अशोक। क्लियर। तो अब समझ गए। तो अभिलेख जो है वो अशोक का अभिलेख, वो है अशोक का अभिलेख से हमें इनकी जानकारी हमें मिलती है। जो उस समय जानते हैं कि ब्रिटिश का शासन था, उस समय जेम्स फैनथलर साहब ने और जिन प्रिंसप ने उसको खोजा था, उसको पढ़ा था, तो हम जानते हैं। तो अशोक के अभिलेख से इनसे जानकारी मिलते हैं। दूसरा मृदभांड से इनकी जानकारी मिलते हैं, मृदभांड से हमें जानकारी मिलते हैं। आहत सिक्के से हमें जानकारी मिलते हैं। इत्यादि से हमें क्या मिलते हैं, जानकारी मिलते हैं। तो ये है मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी स्रोत के बारे में। कोई पूछ देगा कि मौर्य साम्राज्य अशोक कैसे थे, अशोक ये है, चंद्रगुप्त मौर्य ये उनका जन्म ये हुआ, उन्होंने ये काम किया। कोई कहेगा कि कहाँ लिखा हुआ है, कौन कहा है, तो देखिए यहाँ से स्रोत मिला है, साक्ष्य मिला है, जिससे हम मौर्य साम्राज्य के बारे में जानते हैं। पूरा तो इससे जानना भी नहीं है, क्योंकि इनसे कुछ अनुश्रुतियाँ भी बहुत सारे हैं। क्लियर। तो उसको भी जिसको प्रमाण माना गया है उसको हम जानते हैं। तो ये देखिए इनकी जो स्रोत है, साक्ष्य है, प्रमाणिक रूप से हैं। साहित्यिक स्रोत में अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा, विष्णुगुप्त द्वारा लिखा गया है। इंडिका मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया है। बौद्ध ज्ञान जैन गणन से हमें जानकारी मिलती है। मुद्रा राक्षस जो विशाख दत्त द्वारा लिखा गया है। और पुराण जो है हमें जो पुराण से हमें जानकारी मिलती है। पुरातात्विक स्रोत में अशोक का अभिलेख, मृदभांड और आहत सिक्के इत्यादि से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। क्लियर। अब इनके देखते हैं पृष्ठभूमि के बारे में। अब पृष्ठभूमि के बारे में देखते हैं, और पृष्ठभूमि की और इससे जो स्रोत से भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं, एक बार में देख लेंगे। पहले हम पृष्ठभूमि के बारे में हम जान लेते हैं। पृष्ठभूमि जान लेंगे तो कंसेप्ट जो साक्ष्य का है वो क्लियर हो जाएगा। तो हम जानते हैं पृष्ठभूमि के बारे में। देखिए हम पीछे बैक से फिर शुरू करते हैं, ताकि हम जोड़ते हुए इतिहास को चलते हैं। क्योंकि हमने पहले लेक्चर में बताया था कि इतिहास की सबसे बड़ी गलती ये है कि कंटिन्यूटी नहीं होने के कारण इतिहास सबको बोझिल लगता है। क्लियर। तो हम कंटिन्यूटी बना के चलते हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि मगध पर किसका शासन था, नंद वंश का शासन था। और वहाँ का राजा कौन था, वो था घनानंद। इतना तो हम जान चुके हैं। वहाँ राजा कौन था, घनानंद था। ये अत्याचारी किंग था, बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया हुआ था, ये बहुत शोषण करता था। क्लियर। और यही समय था, यहाँ पर देख लो, पहले भारत का मैप बना देते हैं।
ये भारत हो गया, लगभग मान लेते हैं। ठीक, तो देखिए ये जो भारत के मैप बना लेते हैं, उतना तो नहीं है, वो भी बना लीजिएगा बढ़िया से। जो भारत पर क्या था, जो मगध पर जो था वो नंद वंश घनानंद का शासन था। क्लियर, वो घनानंद का ये शासन था और यहाँ पर यहाँ तक आ गया था कौन, यहाँ तक सिकंदर आ गया था, जो विश्व विजेता बने हुए। और ना विश्व विजेता नाम क्या कि विश्व को विजय जीत लेंगे, और ये भारत के पश्चिमी तट पर यहाँ पर सिकंदर आ चुका था, जो हम जानते हैं क्यों नाम से आया था, यहाँ पर आ चुका था। और ये क्या था एकदम पूरा अत्याचारी किंग था, और इससे प्रजा से कोई मतलब नहीं था। क्लियर, और एक में यहाँ पर ही तक्षशिला विश्वविद्यालय था। क्लियर, तक्षशिला विश्वविद्यालय था, वहीं का आचार्य थे, वहीं से पढ़े थे, वहीं से आचार्य एक ब्राह्मण थे, और उनका नाम था क्या, उनका नाम था, देखिए इसे जानते भी होंगे, वो थे कौटिल्य। वो थे कौटिल्य। वो घनानंद के पास गए और कहे कि सम्राट, भारत पर, अखंड भारत पर बहुत सारी विपत्ति आई हुई है, इसको आपको यहाँ से आपको मजबूत होना होगा, और जो विदेशी है उसको हराना होगा, और भारत को अखंड भारत बनाना होगा। घनानंद ने क्या किया, इनको बहुत मजाक उड़ाया और इनको बहुत सारे बेइज्जती की। क्लियर, और इनको ब्राह्मण होने के कारण भी इनको क्या किए, बेइज्जती किए। उसी टाइम में कौटिल्य ने अपने जो शिखा होते थे, जब ब्राह्मण लोग चोटी बांधते थे, उन्होंने चीटा जो चोटी को, उन्होंने अपनी चोटी को कहा जाता है शिखा को खोले, और उसी समय प्रण लिए कि घनानंद, जब तक तुमको हम नष्ट न कर देंगे तब तक हम शिखा नहीं बांधेंगे। और वहाँ से घनानंद क्या हुए, चल दिए, और वहाँ से घनानंद चल दिए। तो उन्हीं में उसी टाइम सबसे उन्हें एक लड़का, एक बालक मिला, वो था चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य मिले, इसमें उन्होंने विशेष आकर्षित देखी, विशेष एनर्जी इसमें देखी, और विशेष कुछ कर जाने की उन्होंने कुछ अपनी कौटिल्य ने अपनी देखिए गुण योग्यता देखे, जो एक किंग में रहनी चाहिए, एक राजा में रहनी चाहिए, एक अखंड भारत की राजाओं में रहनी चाहिए। और उसने एक साधारण लड़के को बनाने के लिए उन्हें क्या ले लिए, प्रण ले लिए, और उन्होंने कौटिल्य को उन्होंने बहुत मेहनत किया। और जिस प्रकार क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य को घनानंद के खिलाफ युद्ध करने की पूरे कर लिए। और इस प्रकार क्या हुआ, कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य और घनानंद में क्या हुआ, युद्ध हुआ, और किसको, चंद्रगुप्त मौर्य की क्या होगी, जीत हुई। और मगध साम्राज्य का जो संस्था, मगध साम्राज्य पर क्या होगा, मौर्य वंश का शासन आ गया। इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, हत्या करके, और शासन हो गया किसका, और जो मगध पर था, जो बंगाल बिहार के जो क्षेत्र है, ये बंगाल बिहार के क्षेत्र है, इस पर किसका शासन हो गया, मौर्य का शासन हो गया। इसमें भी बहुत डिबेट है, क्लियर, लेकिन उतना एग्जाम के फिर जाना नहीं है। बस ये जानिए कि घनानंद ने इसको किया, घनानंद ने इसको बहुत निराशावादी की। वहाँ पर गए चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य और उन्होंने तैयार किया, और चंद्रगुप्त मौर्य कौटिल्य जो इस साधारण व्यक्ति, यह साधारण थे, और घनानंद से युद्ध, घनानंद की हत्या करके और मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। बस सीधा से बस जानिए कि कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य और घनानंद से युद्ध हुई, और चंद्रगुप्त मौर्य जीता, और वो मगध साम्राज्य का क्या बने, राजा बने, किंग बने, और घनानंद वंश क्या हो गए, समाप्त हो गए। बस सिंपल बात जानिए, क्लियर। तो हमने जान लिया कौटिल्य को किया। अब देखिए उनके स्रोत साक्ष्य के बारे में हमने जान लिया। अब पृष्ठभूमि के बारे में जान लिया कि कैसे घनानंद को हत्या करके उन्होंने शासन पर, मगध के साम्राज्य पर उन्होंने चंद्रगुप्त हो वहाँ पर बैठे। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम जानते हैं, 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व तक इनका कार्यकाल रहा। क्लियर, देखिए इनके कुल के बारे में, कुल माने खानदान, कौन खानदान का है या कौन कुल का है, इनके बारे में भी क्या है, स्पष्ट जानकारी हमें देखने को नहीं मिलता है। जैसे कुल के बारे में देखिए तो जो बौद्ध जो ग्रंथ है, जैन ग्रंथ है, वो क्या कहते हैं, बौद्ध ग्रंथ या जैन ग्रंथ जो है वो कहते हैं कि क्षत्रिय थे, ये क्षत्रिय कुल के थे। चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय कुल के थे। पुराण के अनुसार कहा गया है कि ये शूद्र थे। क्या कौन थे, ये शूद्र कुल के थे, शूद्र थे। लेकिन यूरोपीय साहित्य की अगर बात कहें तो उसमें लिखा कि सामान्य वर्ग के थे, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य कौन से वर्ग के, सामान्य वर्ग के थे। और मान्य मत जो है वो है क्षेत्रीय,
जो मन मत मानता है इतिहासकार, उसको मानता है वो है क्षत्रिय वर्ण। तो हम जाने कि जो कुल जो है वो कुल के बारे में भी कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। हम मन मत जो है वो है क्षत्रिय, क्योंकि अन्य सिद्धांत ने बौद्ध और जैन ग्रंथ ने क्या क्षत्रिय कहा है, पुराण के अनुसार शूद्र माना गया है, यूरोपीय साहित्य के अनुसार उन्हें सामान्य माना गया है, और मान मत के अनुसार उन्हें क्षत्रिय माना गया है। क्लियर। देखिए गणानंद को हत्या करके शासक बने, और किसकी सहायता से, कौटिल्य के सहायता से। कौटिल्य का दो नाम और है, देखिए एक तो कौटिल्य हो गया और दूसरा नाम है विष्णुगुप्त। कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य, ठीक, चाणक्य कहा। इन्होंने एक किताब लिखी है, उसका नाम है अर्थशास्त्र। क्या है, अर्थशास्त्र। लेकिन अर्थशास्त्र का ये मतलब नहीं कि आज की जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था, वो नहीं। इनका अर्थशास्त्र किससे संबंधित है, राजनीति से संबंधित है। ऐसा भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि कौटिल्य का लिखित अर्थशास्त्र किससे संबंधित है, राजनीति, पॉलिटिक्स से संबंधित है। क्लियर। ये यथार्थवाद, भारतीय यथार्थवाद के जनक है। क्लियर, यथार्थवाद के। देखिए इन्होंने, देखिए मनु जो भारतीय जो धर्मशास्त्र है, धर्मशास्त्र क्या कहता है, जो भारत की जो प्राचीनतम जो स्मृति वो क्या है, मनु स्मृति है। जान देखिए यहाँ पर एक लिख लीजिए, यहाँ पर जो भारत की सबसे प्राचीन जो स्मृति वो है मनु स्मृति। मनु स्मृति में बताया गया है कि राजा का उद्भव किस लिए हुआ है, तो राजा का उत्पत्ति इसलिए हुआ है ताकि वो धर्म का पालन करवा सके। क्या करे, उसका धर्म का पालन। धर्मशास्त्र, इसमें कहा कि धर्मशास्त्र में लिखा गया है, धर्मशास्त्र कहा कि शास्त्र कहता है, तो ये धर्मशास्त्र कहता है कि राजा का उद्भव हुआ है धर्म को रक्षा करने के लिए, और जो धर्म का पालन नहीं करता है उसको क्या दंड दे और उसे धर्म पालन के योग्य बनाए, ये है। क्लियर। लेकिन पहली बार अर्थ की बात किया है वो है कौटिल्य। पहली बार अर्थ की बात करते हैं वो है कौटिल्य, जो है अर्थ की बात करते हैं और कहते हैं कि राजा को धर्म का पालन कराना तो है ही, लेकिन राजा को ये भी कर्तव्य है विस्तार करना, राज्य को विस्तार करना, राज्य को अखंड बनाना, राज्य को मजबूत बनाना, ये है राजा का ये भी उद्देश्य है। तो देखिए यहाँ पर यथार्थवाद, रियलिज्म का जो, देखिए यथार्थवाद एक शब्द है, यहाँ पर हम लिख चुके हैं। यथार्थवाद मतलब क्या होता है, यथार्थ का मतलब होता है रियल। देखिए यहाँ पर यथार्थ का मतलब होता है रियल, और वाद मतलब होता है ISM, रियलिज्म। अरे जो अभी है ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना, ऐसा है, ऐसा करना ऐसा अभी करो, तो ये हुआ रियलिज्म। अभी की बात करेगा, ऐसा होना चाहिए की बात नहीं करेगा। ठीक है, तो रियलिज्म है। ये कहते हैं कि राज्य को विस्तार करना चाहिए, राज्य को अखंड करना, किंग को मजबूत होना चाहिए, किंग को हर तरह से मजबूत होना चाहिए, किंग को केंद्र होना चाहिए। बाकी अन्य संगठन कमजोर हो तो चलेगा, लेकिन राजा कमजोर होगा ये नहीं चल सकता। तो उन्होंने राज्य की विस्तार की बात करते हुए यथार्थवाद की बात करते हैं। इसे भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है, भारत का मैकियावेली। अब भारत का मैकियावेली ने क्यों कहा जाता है, देखिए ये जो मैकियावेली था ये यथार्थवाद इन्होंने लिखा। इनका जो मैकियावेली यहाँ पर लिख देते हैं, मैकियावेली यहाँ पर देख लीजिए, ये जो मैकियावेली है इसका जन्म हुआ था 17वीं सदी में। इन्होंने 17वीं सदी में एक किताब लिखा था यथार्थवाद के बारे में, इन्होंने बताया। तो पश्चिमी लोग यह कहते थे कि यथार्थवाद का जनक कौन है, ये है मैकियावेली है। क्लियर, क्योंकि उस समय हम जानते थे कि उस समय कौटिल्य के अर्थशास्त्र की खोज न हो चुकी थी। क्लियर, और भारत पर किसका शासन था उस समय, ब्रिटेनों का शासन था। क्लियर, तो ब्रिटेनों का शासन था। जब 1905 में जो कौटिल्य की खोज हुई, 1905 में कौटिल्य द्वारा लिखी, तो 1905 में जब कौटिल्य के अर्थशास्त्र की जब खोज हुई, तब ये जो उनका रूढ़िवादी धारणा था कि यथार्थवाद हमारे पश्चिम में हुआ है, तो अब पता चला कि भाई तुम्हारा 17 शताब्दी यहाँ पर 1500 साल पहले यहाँ कौटिल्य ने यहाँ पर लिख चुका था। कब देखिए यहाँ पर ईसापुर की, देखिए ईसापुर में लिख चुके हैं। यहाँ पर देखिए 1700 साल पहले यथार्थवाद आया है मैकियावेली, और यहाँ पर कौटिल्य पहले ही 17 साल पहले हैं। तो पहले ये हुए कि ये हुए, पहले हुए कौटिल्य।
लेकिन उस समय भारत पर किसका, ब्रिटेनों का शासन था। तो उन्होंने कहने लगे कि नहीं, भारत का मैकियावेली, अरे कौटिल्य को, इसको मैकियावेली के कहो, क्या कहाँ के, इटली के हैं तो कहो कि इटली का कौटिल्य। तुमने कह दिया क्या, भारत का मैकियावेली। क्लियर। तो इसमें बहुत सारे हम देखिए कि भारत का शेक्सपियर, ठीक। तो इस समय बहुत सारे इस समय है, इस समय डिबेट है। तो देखिए भारत का इन्हें मैकियावेली कौटिल्य को कहा गया है। राज की विस्तार की बात करते हैं, राज को अर्थ की बात करते हैं, यथार्थवाद की बात करते हैं। इन्होंने एक अर्थशास्त्र किताब लिखा है और इस अर्थशास्त्र का संबंध किससे है, राजनीति से संबंध है। इतना बात हमने जाना। क्लियर। और यही कौटिल्य की सहायता से उन्होंने गद्दी पर बैठा। क्लियर। अब देखते हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य है, तो जस्टिन ने उसको सेंट्रोकोटस कहा है। क्लियर। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि सेंट्रोकोटस की उपाधि किसको दी गई है, चंद्रगुप्त मौर्य या सेंट्रोकोटस किसे कहा है, चंद्रगुप्त मौर्य को किसने कहा है, तो जस्टिन ने सेंट्रोकोटस इन्हें कहा है। क्लियर। जैन, ये किस धर्म के समर्थक थे, जैन धर्म, भद्रबाहु, किससे, भद्रबाहु से शिक्षा दीक्षा इन्होंने प्राप्त किया था। किससे, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, भद्रबाहु। क्लियर। इन्होंने एक युद्ध लड़ा था, इन्होंने एक और युद्ध लड़ा था, वो था सेल्यूकस निकेटर व चंद्रगुप्त मौर्य से। किससे, सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य से एक और युद्ध इन्होंने लड़ा था, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य क्या हो गए थे, विन जीते थे। इसलिए इन्हें भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। तो चंद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, भारत का मुक्तिदाता। भारत का मुक्तिदाता, भारत का इन्हें मुक्तिदाता कहा जाता है, क्योंकि ये जो सेल्यूकस निकेटर थे वहाँ पर भारत की जो रावी नदी जो है, रावी नदी से भारत पर आक्रमण करना चाहता था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उन्हें उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है, यहाँ पर मैप पर देख सकते हैं, देखिए ये जो क्षेत्र है यहाँ पर आक्रमण करना चाहता था। तो यहाँ पर उन्होंने इसको हराया, सेल्यूकस निकेटर को उन्होंने हराया और उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने जीत दर्ज की। इसीलिए इन्हें भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। पूछ देगा कि भारतीय इतिहास में भारत का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, वो है चंद्रगुप्त मौर्य। क्लियर। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेल्यूकस निकेटर को हत्या नहीं की, बल्कि उनसे एक संधि किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या दिया, 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य ने उन्हें उपहार दिया। किसको, सेल्यूकस निकेटर को। याद रखिएगा, सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उन्होंने उपहार दिया और बदले में सेल्यूकस निकेटर ने क्या दिया। ठीक, ऐसा नहीं कि जब हारा है तो सेल्यूकस हारने वाला देगा जीतने वाले को। तो उन्होंने गंधार, काबुल, मकरान, हेरात 4 क्षेत्र उन्होंने किसको दिया, चंद्रगुप्त मौर्य। भारत के जो उत्तरी पश्चिमी सीमा है, देख लीजिए यहाँ पर, ये जो भारत की उत्तरी पश्चिमी जो सीमा है भारत का, वहां से जो उन्होंने गंधार, काबुल, मकरान और हेरात 4 क्षेत्र उन्होंने किसको दिए, चंद्रगुप्त मौर्य को दिए। और हेलेना उसकी जो सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी, इससे चंद्रगुप्त मौर्य की शादी भी हुई। क्लियर। तो हमने जाना कि सेल्यूकस निकेटर कब हुई थी युद्ध, तो 305 ईसा पूर्व में हुई थी। 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर से चंद्रगुप्त मौर्य की युद्ध हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने जीत दर्ज की। 305 ईसा पूर्व में संधि हुई, जिससे 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य ने उन्हें उपहार में दिया और बदले में गंधार, काबुल, मकरान, हेरात क्षेत्र किसको मिला, चंद्रगुप्त मौर्य को। और उनकी बेटी हेलेना से क्या गया, चंद्रगुप्त मौर्य से शादी हुई। क्लियर। अब उनके देख लेते हैं, उन्होंने शासन प्रणाली को उन्होंने चलाया। और सेल्यूकस निकेटर से एक क्वेश्चन, ये सेल्यूकस निकेटर था, इसी का राजदूत था कौन, मेगास्थनीज। सेल्यूकस निकेटर का ही राजदूत था मेगास्थनीज। ठीक। और यही मेगास्थनीज ने क्या लिखा था, एक बुक लिखा था जिसका नाम था इंडिका। क्या नाम था, इंडिका लिखा था। और यही ने पाटलिपुत्र, और इसका जो राजधानी थी वो थी पाटलीग्राम। यहाँ पर छूट गया है राजधानी। राजधानी क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य की जो राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र थी। ध्यान रखिएगा कि पूछेगा कि मौर्य वंश की जो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। और इन्होंने मेगास्थनीज ने ही पाटलीग्राम की इतिहास को उन्होंने लिखा था, जिससे भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो इससे भी क्वेश्चन पूछता है कि सेल्यूकस निकेटर किसका राजदूत था,
सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? वो थे मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज ने कौन सी बुक लिखे थे? वो था इंडिका। क्लियर। और इंडिका में इन्होंने भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा था। कितने भागों में? 7 भागों में इन्होंने बांटा था इन्होंने भारतीय समाज। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय समाज को इन्होंने 7 भागों में बांटा था, 7 भागों में। क्लियर। तो पूछेगा कि किसने भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा था? तो वो थे मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखे? इंडिका। इंडिका के लेखक कौन थे? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन थे? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत थे। क्लियर। उसे कब युद्ध हुआ? 305 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य की क्या हुई? जीत हुई। एक संधि हुई और आशासन। राजधानी कहाँ थी मौर्य वंश की? पाटलिपुत्र। अब देख लेते हैं मौर्य वंश कब से कब चली? 323 से 185 ईसा पूर्व 137 वर्ष की शासन चली। उनके स्रोत हम साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत के बारे में हमने जान लिया। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देते 322 से 298 ईसा पूर्व। राजधानी पाटलिपुत्र। उनके कुल के बारे में जाना कि विभिन्न मत है, लेकिन मन मत क्या है? क्षत्रिय है। घनानंद को हराकर कौटिल्य ने गद्दी हासिल की। कौटिल्य के 3 नाम विष्णुगुप्त, छनक। उन्हें अर्थशास्त्र उन्होंने किताब लिया है जिसका संबंध राजनीति से है। यथार्थवाद को उन्होंने सिद्धांत दिए। राज्य के विस्तार और नियंत्रण की बात करते हैं और उन्हें भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। उन्होंने एक युद्ध चंद्रगुप्त मौर्य ने एक और युद्ध सेल्यूकस निकेटर से लड़ा 305 ईसा पूर्व में, जिन्होंने विन हुए, संधि हुई, शादी भी की। और सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज था। इन्होंने इंडिका लिखा और भारतीय समाज को इन्होंने कितने वर्गों में बांटा? 7 वर्गों में बांटा है। अब उनकी मृत्यु हुई तो संलेखना विधि से मृत्यु हुई। किन विधि से? संलेखना विधि। ये क्या है? तो यह है कि अन्न पानी को छोड़ देना। जैन धर्म के अनुसार संलेखना विधि का प्रश्न है कि अन्न पानी को नम उपदेश देना, वन में चले जाना, कोई शांति स्थान में चला जाना, अन्न पानी छोड़ देना और धीरे धीरे मृत्यु हो जाती है। उसी को संलेखना विधि कहते हैं। और जैन धर्म में इसको क्या कहा जाता है? कौविल की प्राप्ति कहा जाता है। तो हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने जानकारी पढ़ लिया। अब हम देखेंगे बिंदुसार के बारे में, और बिंदुसार के बारे में देख लेते हैं। और अशोक के बारे में हम दूसरे लेक्चर में हम देखें। बिंदुसार से ज़्यादा कुछ नहीं है, बिंदुसार के बारे में हम देख लेते हैं। तो ये है, इसको स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं और इससे एक भी क्वेश्चन आपकी कोई भी एग्जाम में नहीं छूटेगा। चलिए, हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जाना कि मौर्य साम्राज्य कब से कब तक चला, कितना वर्ष शासन चला, स्रोत के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, कैसे धनानंद को उन्होंने हराया और कैसे उस समय आए, और सिकंदर कहाँ तक सिमट कर आ गए, या सेल्यूकस निकेटर को कैसे हराया, और उसके बाद जो पुत्र हुए वो थे बिंदुसार। अब बिंदुसार के बारे में हम जानते हैं। बिंदुसार, देखिए एकमात्र इनको उत्तराधिकारी था चंद्रगुप्त मौर्य का, वो बिंदुसार। देखिए कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो पत्नी थी, चंद्रगुप्त कौटिल्य क्या काम करते थे कि चंद्रगुप्त मौर्य का तो चारों पट्टी सेना उनकी सुरक्षा के लिए, और जब कहीं पर चलते थे तो उन्हें भय स्वागत किया जाता, भय की तरह स्वागत किया जाता था, और उन्हें बहुत कड़ी सुरक्षा में ली जाती थी। लेकिन कौटिल्य ने समझे कि इसको अगर बाहरी रूप से तो कोई सुरक्षा घटना नहीं है, लेकिन आंतरिक रूप से हो सकती है, तो उन्होंने खाने में थोड़ा थोड़ा जहर दिया करते थे ताकि वो इस प्रकार से वो घटना में कभी फंसे नहीं। लेकिन एक टाइम ऐसी थी कि उनकी वाइफ थी बिंदुसार की, उन्होंने उनका जो खाना था वो खा लिया था, जिससे कारण उनकी क्या हो गई थी, उस समय गर्भवती भी थी, तो उस समय उनकी मृत्यु हो गई। और उसी से बिंदुसार का क्या हुआ, जन्म हुआ, उनको निकाला, बिंदुसार को पेट करके निकाला गया था। तो हमने ये बात जान लिया कि बिंदुसार का जन्म हुआ था, और एक उत्तराधिकारी के लिए बिंदुसार ने इन्हें पेट काट कर इसको क्या किया था, जन्म हुआ था। और बिंदुसार इन्होंने
उत्तराधिकारी बने और बिंदुसार के बारे में हम जानते हैं। देखिए बिंदुसार का जन्म जो है टाइम पीरियड है 298 से लेकर कितना है 272 ईसा पूर्व तक है। 298 से 272 तक इनकी टाइम पीरियड है बिंदुसार के बारे में। इन्होंने जो कार्य प्रणाली जो थी अपनी जो पिता की तरह उन्होंने चलाया और पिता की तरह इन्होंने अपनी कार्य प्रणाली को इन्होंने चलाते रहे। क्लियर। अब इनके बारे में कुछ विभिन्न फैक्ट है उसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए यूनानियों के बारे में। यूनानी इसे कहते हैं अमित्र घात कहते हैं। यूनानी से क्या कहते हैं अमित्र घात। यूनानी इन्हें अमित्र घात। इसका जो अर्थ होता है अमित्र घात का, देखिए मित्र माने क्या होता है दोस्त, अमित्र माने वो दोस्त शत्रु होगा, और घात मतलब क्या विश्वास। तो अमित्र घात का मतलब होता है शत्रु का विनाशक। ठीक। तो यूनानी इन्हें क्या कहते हैं शत्रु का विनाशक कहते हैं, अमित्र घात के नाम से जानते हैं। क्लियर। वायु पुराण में इन्हें क्या कहा गया है, वायु पुराण में इन्हें क्या कहा गया है और जैन ग्रंथों के अनुसार क्या कहा गया है। जैन ग्रंथों में इन्हें सिंह सेन कहा गया है और भद्रबाहु कहा गया है वायु पुराण में। देखिए बिंदुसार कैसे जन्म हुआ समझ गए। यूनानी जो है अमित्र घात, यूनानी इसे अमित्र घात कहते थे जिसका अर्थ होता है शत्रु का विनाशक। वायु पुराण में इन्हें भद्रबाहु कहा जाता है, जैन ग्रंथों में इन्हें सिंह सेन कहा जाता है। ये किसके ये अनुयायी थे आजीवक संप्रदाय के। ऐसे ही करके आप बना लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा तो बेहतर होगा, आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। अनुयायी थे आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। क्लियर। अब इतना हम जानेंगे। और इनके काल में दो विद्रोह हुए थे। इनके काल में विद्रोह भी हुए थे। इनके काल में दो विद्रोह हुए। क्लियर। एक जम्मू कश्मीर में और एक कश्मीर में और एक हुए तक्षशिला में। तो तक्षशिला में जो इनको विद्रोह हुए थे, तक्षशिला में हुए थे विद्रोह। इन्होंने सबसे पहले अपने बड़े बेटा सुसीम को भेजा और उसके बाद अशोक को भेजा। क्लियर। तो इनके समय में विद्रोह का मतलब क्या होता है कि इंडिया है, इंडिया के किसी क्षेत्र में क्या क्या विद्रोह कर दिया कोई अन्य मामलों से या कोई अन्य, तो उसको क्या करता है कि वहाँ पर सेना जाती है, उसको विद्रोह को दबाती है ताकि उसकी जो मांग होती है उसको पूरी भी की जाती है। ठीक है। तो वैसा एक जो भारतीय उपमहाद्वीप में जो उनकी मौर्य साम्राज्य में जो विद्रोह हुए थे, मौर्य साम्राज्य में उन्होंने उसमें जो विद्रोह हुए थे उसको दबाने के लिए सबसे पहले किसको भेजे, सुसीम को भेजे। तो सुसीम से नहीं दब पाई और अशोक गए और उस विद्रोह को दबा दिए। अशोक गए उस विद्रोह को दबा दिए। सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि बिंदुसार ने विद्रोह को दबाने के लिए सबसे पहले किसको भेजा, सुसीम को भेजा। और किसको सुसीम को भेजा, अशोक को कब भेजा, तो दूसरा बार। और किसने विद्रोह को दबाया, तो अशोक ने उस विद्रोह को दबाया। क्लियर। अब इनके दरबार में एक आए थे वो थे एंटोकोरा डाइमेकस। इनके दरबार में एक राजदूत आए थे। जिस प्रकार जानते हैं कि मेगास्थनीज आए थे चंद्रगुप्त मौर्य में, तो इसमें डाइमेकस इसके दरबार में आए थे। डाइमेकस आए थे। ये कहाँ के थे, तो सीरिया के। क्लियर। तो यहाँ से कुछ सामान मिलाए थे, यहाँ पर दारू मदिरा या कुछ भी मदिरा इत्यादि, और यहाँ से भी बहुत कुछ ले गए थे। तो ये थे डाइमेकस, इनके जो थे क्या राजदूत। कहाँ से आए थे, ये सीरिया से आए थे। इतना बात हमने जाना कि इनका जो जन्म 298 से 272 BC। यूनानी इसे अमित्र घात शत्रु विनाशक कहते हैं। वायु पुराण में इन्हें भद्रबाहु कहा गया है। जैन ग्रंथों में शीशन कहा गया है। अनुयायी इसे आजीवक संप्रदाय का अनुयायी थे। ये विद्रोह हुए थे इनके शासनकाल में। पहले सुसीम को भेजा, उसके बाद अशोक को भेजा। अशोक ने उस विद्रोह को दबा दिए। राजदूत डाइमेकस जो सीरिया के थे वो इसके दरबार में आए थे। तो चलिए बिंदुसार के बारे में इतना ही, और बिंदुसार के बारे में और कुछ ज़्यादा नहीं है। आपको इस जो वीडियो लेक्चर का आपको
टेलीग्राम से नोट्स प्रोवाइड की जाएगी। आप कमेंट में भी बोल सकते हैं। क्लियर। और इससे पहले आप संतुष्ट हो, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।